नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज ये हमारी नवी कक्षा होने वाली है नाटक के ऊपर, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। और मोहन राकेश जी के दो नाटक लगे हुए हैं, पहला आधे अधूरे और दूसरा आषाढ़ का एक दिन। और इससे पहले जितने भी नाटक हैं वो पूर्णतः पढ़ाए जा चुके हैं और ये वीडियोस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक को पढ़ना। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने जो नोट्स हैं उनको चुस्त और दुरुस्त करके रखिए, क्योंकि वही नोट्स आपकी परीक्षा में आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। और ये जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, मोहन राकेश की एक प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक की श्रेणी में आता है। सन 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो कब मिला था? 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया गया था। और 1971 में मणिकौल के निर्देशन पर इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था इस नाटक को। यह एक बिंबधर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है। तो मुख्य बिंब के रूप में अगर आप शुरुआत ही देखेंगे तो आषाढ़ का जो मास है और उसी की बारिश का पहला ही दृश्य हमारे सामने आता है। यह नाटक कालिदास जी की कीर्ति और उन्हीं के जीवन पर आधारित नाटक है। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक है, इसमें कालिदास ही मुख्य पात्र के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। नाटक की अगर ऐतिहासिकता की बात करें तो अपने दूसरे नाटक लहरों के राजहंस, इन्होंने जो मोहन राकेश जी, इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। तो इनका ये दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, 1963 में आया था। इसकी भूमिका में मोहन राकेश ने लिखा है कि मेघदूत पढ़ते समय मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। और कहीं ना कहीं ये वक्तव्य पढ़कर मुझे कालिदास का एक कविता भी याद आ रही है। कालिदास सच सच बतलाना, है ना, यक्ष रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, है ना, इस प्रकार से कविता है, आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। और उसी पर आधारित कालिदास का ही उसमें मुख्य जिक्र आया है और इसमें भी आपको देखने को कालिदास ही मिलेंगे। इस प्रकार मोहन राकेश जी ने कालिदास जी की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कालिदास मेघदूत लिखे हैं उन्हीं के ऊपर यह नाटक है और उन्हीं की भावनाओं और विचारों को लेकर मोहन राकेश जी ने इस नाटक को लिखा है। कालिदास की चर्चा स्कंदगुप्त नाटक में भी जयशंकर प्रसाद जी ने की है और स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त पर अधिक ध्यान दिया है। वहीं आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के ऊपर मोहन राकेश ने प्रकाश डाला है। ये वही कालिदास जी हैं जो मात्रगुप्त के रूप में कश्मीर के शासक बने थे। आप इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपको इनका नाम मात्रगुप्त के रूप में भी आता है, जो कश्मीर के राजा थे। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्कंदगुप्त 1928 में जो आया था उसकी भूमिका में ये कहते हैं कि मेरा अनुमान था कि मात्रगुप्त कालिदास तो थे, परंतु द्वितीय और काव्यकर्ता कालिदास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद अपने शब्दों में बताते हैं, स्कंदगुप्त की भूमिका में उन्होंने ऐसा लिखा है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा इसका सन। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, मैं बार बार कहती हूँ, और यही शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में हीरो बनकर आपके सामने आएंगे, है ना। पीडीएफ आप नहीं देख पाएंगे, ना ही वीडियो आप दोबारा देख पाएंगे। जो आपके हस्तलिखित नोट्स होंगे ना, उन्हीं को बार बार रिवीजन करेंगे आप। तो 1958 ईस्वी में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, जिसका अर्थ है वर्षा ऋतु का एक दिन। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन का अर्थ है यही होता है कि वर्षा ऋतु का एक दिन। सन 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऊपर पढ़ चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है तथा इसका परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत नाटक में कालिदास व्रती तपस्वी महात्मा नहीं है, बल्कि दुर्बल और सामान्य व्यक्ति है, जो दायित्वहीन, स्वार्थी, आत्मसीमित, पलायनवादी कवि के रूप में सामने आता है। मोहन राकेश ने विश्वविख्यात कवि कालिदास को कल्पना और मिथ की सहायता से चित्रित किया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पात्र है कालिदास, जो नाटक का मुख्य नायक तथा एक महान कवि है, जो मल्लिका का प्रेमी भी है, किंतु विवाह राजकुमारी प्रियगुमंजरी से करता है। मल्लिका है नाटक की मुख्य नायिका पात्र है तथा कालिदास की प्रेयसी है, जो बहुत स्वाभिमानी चरित्र की नारी है।
तीसरा अंबिका का है। अंबिका कौन है? अंबिका मल्लिका की माँ है, विधवा माँ है जो सदैव दुखी रहती है। प्रिय गुमंजरी उज्जैनी नरेश की पुत्री है और वह राजकुमारी जिसका विवाह कालिदास से हो जाता है। विलोम कौन है? मल्लिका के ग्राम का ही एक पुरुष है। मल्लिका के गांव में एक आदमी है जिसका नाम विलोम है जो उसकी संतान का पिता है जबकि मल्लिका अविवाहित माँ है। ठीक है, मतलब मल्लिका के ग्राम का ही एक पुरुष है जो उसकी संतान का पिता है, मतलब मल्लिका की संतान का पिता है जबकि मल्लिका अविवाहित माँ है। मातुल कौन है? मातुल कालिदास का संरक्षक है जिसने उसे पाल पोष कर बड़ा किया है। दंतुल दंतुल राजपुरुष है जो कालिदास को प्रथम बार उज्जैन ले जाने के हेतु आया है। अन्य पात्रों में देखें तो निक्षेप, रंगनी, संगनी, अनुसार और अनुनासिक। और आपको हम बता देते हैं पिछली बार जून वाले पेपर में आपका जो एक कथन पूछा गया था इससे, और उस कथन में संगनी का कथन था, है ना। रंगनी और संगनी दो ये पात्र आई हैं और थोड़ी ही देर के लिए आई हैं पतंजलि की चर्चा करते हुए, तो उसी में से ही एक का कथन पूछा गया था। उसमें से पूछा गया था बताइए किसका कथन है ना। तो अब सोचिए अन्य पात्रों की श्रेणी में आती हैं ये, लेकिन फिर भी अब अन्य पात्रों को ही आधार बनाकर के परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा में देखें तो आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 3 अंकों में विभाजित है। कथा वस्तु का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिवस से होता है। मल्लिका के शब्दों में मल्लिका क्या कहती है? आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारसार वर्षा, धार धार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। कालिदास और मल्लिका ग्राम प्रांतर की पर्वत श्रृंखलाओं का स्पर्श करती हुई मेघ मालाओं को निहार रहे हैं। मल्लिका कालिदास के साथ पर्वतों की उपत्यकाओं में धारासार बरसते मेघों में भीगकर घर लौटती है तो माँ से कहती है, गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बगुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। मल्लिका की माँ अंबिका कालिदास के साथ उसके भीगने का अनुमान लगाकर क्रुद्ध हो जाती है। वह कालिदास और मल्लिका के विषय में फैले जन अपवाद से व्यथित है। कालिदास के विषय में उसकी धारणा अनुकूल नहीं है। वह मल्लिका के भविष्य को लेकर चिंतित है, जैसे कि प्रत्येक माँ का होना स्वाभाविक सी बात है। कालिदास ने अविवाहित रहने का व्रत लिया है, इस कारण मल्लिका ने भी चिर कुमारी रहने का भी निश्चय किया है। वह भावना के स्तर पर जीना चाहती है। कालिदास के साथ भीगते हुए प्रकृति के सौंदर्य का साक्षात्कार उसके हृदय को छू जाता है। वह कहती है, माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। कालिदास भावुक हृदय वाला कवि है। उसने ऋतु संहार की रचना की है। उज्जैनी सम्राट ने उसे राजकवि का सम्मान देने हेतु आचार्य वर रुचि तथा अनेक राज्य कर्मचारियों को भेजा है। जब उसकी कीर्ति होती है, मतलब वो रचनाएं जब अच्छी रचता है, जैसे ऋतु संहार है ना, तो इन सब रचनाओं को लिखने के बाद में उसको एक उज्जैनी सम्राट है वहां से उनको सम्मान दिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ पे आइए और काव्य रचना कीजिए। स्वाभिमानी कवि राजमुद्राओं का दास नहीं होना चाहता है और माँ जगदम्बा के मंदिर में चला जाता है। मतलब शुरुआत में तो उसको नहीं मन करता है कि वहां पर जाए और अपनी कीर्ति का बखान करे, परंतु लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि वो चला जाता है और साथ ही साथ प्रिय गुमंजरी के साथ में उसका विवाह भी हो जाता है। मातुल व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहता है कि अब मेरा भी कालिदास से कोई संबंध नहीं रह गया है। कालिदास की कथन को आधार बनाकर मातुल कहता है, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। क्या कहता है? कौन, किसका कथन है ये? मातुल कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं अपने विरह में घुली जा रही हों और चल दिए। मल्लिका चाहती है कि वह गांव के अभाव और अपवादपूर्ण जीवन को त्याग कर राजकीय सम्मान को ग्रहण करे। यहाँ तक कि जो उसकी प्रेसी होती है मल्लिका, वो कहती है कि नहीं, तुमको वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए और इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सके। वह कहती है, नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। किसका कथन है? मल्लिका कहती है। अंत में वह अपने आग्रह और अनुरोध के द्वारा कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए तैयार कर लेती है। फिर आता है द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में कथा का पूर्ण विकास होता है। मल्लिका कालिदास के विरह में क्षीणकाय हो जाती है। उसकी माँ उसकी चिंता में अस्वस्थ एवं रुग्ण हो जा रही है। उज्जैनी जाकर कालिदास मेघदूत तथा कुमार संभव जैसी उत्कृष्ट काव्य ग्रंथों की रचना करता है। कौन कौन से ग्रंथ? मेघदूत की और कुमार संभव की। मल्लिका कालिदास के सभी ग्रंथों की प्रतियां उज्जैनी के व्यवसायियों से प्राप्त कर सहेज लेती है। कश्मीर का शासक बनकर कालिदास अपनी पत्नी प्रिय गुमंजरी तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के साथ कश्मीर जाते समय ग्राम प्रदेश में आते हैं। मतलब जहां पर कालिदास पहले रहता था, जहां पे मल्लिका इस समय रहती है, वहां पर जाते हैं अपनी पत्नी समेत।
प्रियगुमंजरी गुप्त वंश की परम विदुषी राजकुमारी और कालिदास की पत्नी है। कालिदास के विवाह का समाचार सुनकर मल्लिका को ठेस पहुंचती है। प्रियगुमंजरी मल्लिका के घर का जीर्णोद्धार करना तथा उसे उज्जैनी ले जाना चाहती है, परंतु स्वाभिमानी मल्लिका इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। क्योंकि स्वाभिमानी होती है तो जाहिर सी बात है उसको, पहले तो कालिदास कहता है कि हम आजीवन साधु रहेंगे, तो लेकिन बाद में वो प्रियगुमंजरी से शादी कर लेता है, तो इससे मल्लिका खिन्न हो जाती है। कश्मीर जाते समय ग्राम प्रांतर में आने पर भी कालिदास किसी कारणवश मल्लिका से भेंट नहीं कर पाते हैं। कालिदास के इस व्यवहार से मल्लिका को घोर निराशा होती है तथा उसे अपनी मां तथा विलोम के व्यंग्य भी सुनने को मिलते हैं। उसके त्याग का यह प्रतिफल उसे हताश कर देता है। अब आती है तृतीय अंक की बारी और ये अंतिम अंक है। तृतीय अंक के प्रारंभ में ही मातुल कालिदास के संन्यास ग्रहण की सूचना देता है। कालिदास के संन्यास का समाचार सुनकर मल्लिका व्यथित होती है। वह मन ही मन कालिदास को उपालंब देती है, नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने जब ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। अभाव की स्थिति में अंबिका की मृत्यु के पश्चात मल्लिका का विलोम से संबंध हो जाता है। इस संबंध से वह एक बालिका की भी मां बन चुकी होती है। कौन? मल्लिका बन चुकी होती है। और किसके बच्चे की मां बन चुकी होती है? विलोम की। आषाढ़ का फिर वही प्रथम दिवस है। आकाश में मेघ घिरे होते हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है। मल्लिका कालिदास के विषय में ही चिंतन करती है कि अचानक द्वार खोलकर कालिदास आ जाता है। वह मल्लिका के समक्ष स्वीकार करता है कि वह शासन सत्ता के मोह में पड़कर अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, परंतु अब राजमोह छोड़ आया है। मल्लिका के समक्ष वह फिर से जीवन आरंभ करना चाहता है। सहसा अंदर से किसी के रोने का शब्द सुनाई देता है। कालिदास हतप्रभ होकर देखने लगता है। मल्लिका उस बच्ची को अपना वर्तमान बताती है। उसी समय विलोम आकर उस बच्ची तथा मल्लिका पर अपने अधिकार का संकेत देता है। कालिदास यह सच्चाई सुनकर मर्माहत हो जाता है। मल्लिका जब तक बच्ची को लेकर वापस आती है तब तक कालिदास जा चुका होता है। वह द्वार खोलकर उसे पुकारती है, परंतु वह मुड़कर भी नहीं देखता। मल्लिका बच्ची को वक्ष से और अधिक सटाकर से सकती रह जाती है। आषाढ़ के प्रथम दिवस सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये एक मोटा मोटा आपको समरी बता दी मैंने कि आषाढ़ के एक दिन नाटक में है क्या। नाटक की कथा वस्तु कौतूहल वर्धक तथा घट्टा प्रधान है। जैसे जैसे घटनाएं होती जाती हैं, दृश्य आपके सामने आते जाते हैं। कार्य व्यापार परस्पर संबद्ध है, कहीं भी शिथिलता नहीं है। कथा शिल्प तथा नाट्य शिल्प की दृष्टि से भी नाटक सर्वथा सफल है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नाटककार मोहन राकेश ने भौतिक दर्शन और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का चित्रण किया है। नाटककार मोहन राकेश ने दिखाया है कि जीवन में भोग कुछ समय तक मानव मन को अपनी ओर आकृष्ट तो किए रहते हैं, किंतु अंत में वह अपना महत्व खो देते हैं। भोग कितना भोगेगा इंसान, है ना। लेकिन जब लास्ट में उसको जब ध्यान आता है कि नहीं, असली जो रस था जीवन में वो अलग ही था, जो पहले का जो था आनंद वो अलग था, जब जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि वे सत्य नहीं क्षणिक होते हैं, क्योंकि वे सत्य नहीं क्षणिक हैं। भोगों के प्रति मानव मन का आकर्षण क्षणिक होता है। निश्चय ही प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति मार्ग का अधिक प्रभाव रहता है। नाटक में भौतिकवादी चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन के द्वंद्व को भी चित्रित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र कालिदास, मल्लिका और विलोम के जीवन दर्शन में मूलतः भिन्नता है। कालिदास जहां प्रवृत्ति में उबरकर निवृत्ति की ओर अग्रसर है, मल्लिका प्रवृत्ति के भाग पर ही विवश होकर रह जाती है। वास्तव में कालिदास और मल्लिका एवं विलोम का द्वंद्व आकर्षण औचित्य का द्वंद्व है, आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व है। नाटक का कथानक एक ऐसे ऐतिहासिक काल पर आधारित है जिसे हम दर्शन का संधिकाल कह सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक दो प्रमुख पात्र हैं, कालिदास और मल्लिका, क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि पात्रों के रूप में चित्रित हुए हैं। तो कालिदास प्रवृत्ति मार्ग का और मल्लिका निवृत्ति मार्ग के रूप में चित्रित हुई है। नाटक का नायक कालिदास भोगों से ऊब कर संन्यास ग्रहण करता है। मल्लिका भौतिक अनावश्यकता वश विलोम के साथ रहने को विवश हो जाती है। नाटककार ने सिद्ध किया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती है, आवश्यकताओं को यथार्थ में ही पूरा किया जा सकता है। मल्लिका को विलोम के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। वह कालिदास से कहती है, मल्लिका कहती है, मल्लिका के शब्द हैं, तुम जीवन में तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए थे? पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है।
ये मल्लिका कहती है कालिदास से। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य नाटक उद्देश्य प्रधान है। इसमें नाटककार ने इस जीवन दर्शन को स्पष्ट किया है कि संसार में मनुष्य का जीवन केवल भावना से ही नहीं चल सकता, भौतिक आवश्यकता के कारण उसे यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है। पूरे नाटक में पात्रों का चरित्र संवाद द्वारा प्रकट किया गया है। स्वाभाविक शैली में प्रत्येक पात्र का संवाद अर्थगर्भित और ओजपूर्ण है। कालिदास मल्लिका, प्रियगुबंजरी तथा अंबिका भावों विचारों के अनुरूप सहज सरल प्रवाहमय नाटकीय भाषा का प्रयोग कलात्मक ढंग से किया गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण कथन, जो कथनों से प्रश्न बनते हैं और पिछली बार भी कथन बना था। देखिए कथन में तो आपको पूरा का पूरा नाटक पढ़ना होगा। एक बार नाटक पढ़ लेते हैं ना तो कथन उतने इंपॉर्टेंट रह ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उतना जब तक आप कथन को पढ़ नहीं लेंगे, तब जब तक उस स्टोरी को, कथा वस्तु को नहीं समझ लेंगे, तब तक आप जितना भी रटते रहें, कथन आप एक बार, दो बार, तीन बार भी रटेंगे ना, तब भी आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े नाटक नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पूरा उपन्यास पढ़ने को मैं बोल रही हूँ, नाटक है। आप कोशिश करेंगे तो भी, आप बहुत ही स्लो पढ़ते होंगे तो भी आप 2 दिन में नाटक को समाप्त कर सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने 3 दिन लगा दिए किसी नाटक में, तो ये मान के चलिए कि वो नाटक कभी आप भूलेंगे नहीं, उसके संवाद को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कथन है वो है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारामार वर्षा, दूर दूर तक की जो उपत्यकाएं हैं वो भीग गई हैं। प्रथम अंक में मल्लिका का कथन है और ऊपर पढ़ भी चुके हैं। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे यह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पो सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। प्रथम अंक में मल्लिका का कथन है। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं, अंबिका कहती है मल्लिका की माँ। प्रथम अंक में मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये वाला। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका का कथन है। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, अंबिका कहती है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। प्रथम अंक में दंतुल कहता है, जो राजपुरुष होता है। वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। प्रथम अंक में अंबिका का कथन है। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। प्रथम अंक में अंबिका का कथन है। अगला है, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूं। प्रथम अंक में मातुल का कथन है, कालिदास के वाक्य हैं। ठीक है। अगला है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। कितनी गहरी बात कही है। प्रथम अंक में अंबिका का कथन है। क्या कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। प्रथम अंक में निक्षेप का कथन है। अगला है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, विलोम कहता है। और ये जो कथन पढ़ रही हूँ ना, 13वां कथन, ये एक बार MP सेट के एग्जाम में पूछा गया था और उस पेपर को मैंने दिया भी था और ये मेरा प्रश्न सही हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा नाटक को पढ़ा था। क्या है कथन? विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। प्रथम अंक में विलोम का कथन है और ऑप्शन में कालिदास था। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न गलत हुआ था, उनको लगा था कि अगर आषाढ़ का एक दिन लगा है नाटक तो ये तो पक्की बात है कि कालिदास का कथन था, लेकिन ये कथन था विलोम का ही। ठीक है। अगला है, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। प्रथम अंक में कालिदास का कथन है। अगला है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक क्षण का महत्व है, उसी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तो ये प्रियगुबंजरी कहती है द्वितीय अंक में। अगला है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मातुल का कथन है तृतीय अंक में। मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। तृतीय अंक में मातुल का कथन है।
अगला है और अंतिम, आज का अंतिम कथन है, तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं, वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों का अवसर दिया है, निर्माण किया है, तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। विलोम का कथन है। ठीक है, तो वीडियो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आषाढ़ का एक दिन, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जो बिल्कुल अपरिचित थे, उनको भी समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वेरी गुड। आप अपने नोट्स बनाते रहिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको और भी अगर वक्तव्य मिलते हैं, दृष्टि की बुक मैंने बताई हुई है, दृष्टि की बुक में पीछे जो गद्य सेक्शन है बहुत ही अच्छा है, वहां से जाकर के आप अपने नोट्स को और अच्छी तरीके से बना भी सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दृष्टि की बुक में जो कथन लिखे हुए हैं उनको दोबारा से नोट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।